साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज शाम 4 बजे हम लोग देखेंगे समान विज्ञान का एक क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आवर हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, जो चैप्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद कराया जाता है। और फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था इलास्टिसिटी टॉपिक को, प्रत्यास्था से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया था। तो प्रत्यास्था आपने पढ़ा समान अध्ययन के सिलेबस के आधार पर। अब उसी से रिलेटेड ये 10 कदम क्वेश्चन आवर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। 10 क्वेश्चन सिर्फ इलास्टिसिटी से, एक टॉपिक एक चैप्टर अभी अभी पढ़ा हुआ है, तो एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर, एकदम प्रेशर न लेते हुए आराम से बनाएं। सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसको फोकस करना है और कॉन्सेप्ट को समझ करके आपको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गूंदा हुआ आटा में किस पदार्थ का गुण है? गूंदा हुआ आटा। ऑप्शन इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल, कोई नहीं। क्या है ये गूंदा हुआ आटा? हमने सब कुछ बताया आपको पदार्थ के गुणों के बारे में। तो आटा को गूंदने का मतलब तो समझते होंगे सब लोग। हम लोग गूंदते हैं, पूरा युद्ध लड़ लेते हैं आटे से और उसमें तरह तरह की स्थलाकृति बनाते हैं। एक बच्चा भी आटा लेकर के खेलता रहता है दिन भर। जब भी माँ बनाती है, आटा सानती है, गूंदती है, तो थोड़ा बहुत लेकर के वो कुछ ना कुछ डिजाइन बनाता है। कभी मूछ बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है। तो जो बनाता है उसमें कौन सा गुण है, क्या कैरेक्टर है, इसी को समझना है। इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल। तो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है वो प्लास्टिक है। हमने कहा था कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाए और पिंड का आकार बदल जाए और बल हटा लें और पिंड का आकार पुनः पुराने रूप में वापस आ जाए तो इलास्टिक है। किसी पिंड पर बल लगाएं और आकार बदल दें, लेकिन बल हटाएं तो पुराने रूप में वापस ना आए, जैसे कर दें वैसे ही रह जाए, तो कहते हैं प्लास्टिक है। और बल लगाने से पिंड टूट कर चूर चूर होकर बिखर जाए तो कहते हैं ब्रिटल। तो क्या होता है, आटा में मारते हैं, एकदम फैट्स लगाते हैं, तो जैसा उंगली दबाते हैं वैसा ही रह जाता है। तो क्या है ये? प्लास्टिक है, क्योंकि फोर्स लगाए और वैसा ही रह गया, वापस शेप में नहीं आए। तो ध्यान रखना है। जबकि इलास्टिक वापस आ जाता है, ब्रिटल चूर चूर हो जाता है। सूखा हुआ आटा देता तो ब्रिटल होता। गीली मिट्टी प्लास्टिक है, लेकिन सूखी मिट्टी ब्रिटल है। तो ये समझना था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विकृति का बीमा किसके समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डायमेंशन सवाल है, और डायमेंशन किसका? स्ट्रेन का, विकृति का। और विकृति का बीमा किसके समान? कोणीय वेग, आवेग, आवृत्ति, घर्षण गुणांक किसके समान है? तो ये ध्यान रखना है कि किसके समान है विकृति का बीमा। तो बीमा हमने पढ़ा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोणीय वेग, आवेग, आवृत्ति, घर्षण गुणांक किसके बराबर। तो ये चारों राशि को जानेंगे तब आपको पता चलेगा। तो पहले तो पढ़ना है, हमने पढ़ा है स्ट्रेन विकृति के बारे में कि स्ट्रेन बराबर आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और बटा मूल आकार। यही पढ़े हम लोग। ये अगर होता है तो इसी को हम जब मेजर करते हैं तो विकृति कहलाता। तो यहां आकार जो भी होगा वही आकार मूल आकार में, मतलब अगर ऊपर डेल्टा एल ने, लंबाई में परिवर्तन नीचे एल ने, तो एल कटेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। तो स्ट्रेन की बीमा क्या होगा? M0, L0, T0। इसलिए मैं कहा था कि विकृति क्या है? बीमाहीन है। अब यही चेक करना है कि 4 में कौन बीमाहीन है। अगर वो बीमाहीन होगा तो विकृति के समान हो जाएगा। तो कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। तो थीटा का तो कोई बीमा नहीं, लेकिन टी का बीमा है, इसलिए इसका बीमा T-1 है कोणीय वेग का। दूसरा है आवेग। आवेग बराबर होता है कि आवेग बराबर जब लिखते हैं इंपल्स बराबर, तो फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स का कितना? तो mL T-2 और इंटू टी कितना होगा ये? तो mL T-1। ये किसका? आवेग का। तो यहां तो है। आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति हमने पढ़ा है कि आवृत्ति बराबर F बराबर लिखते हैं 1/T। तो ये भी क्या है? T-1 है, इसका भी बीमा। घर्षण गुणांक क्या है? तो घर्षण गुणांक जो होता है हमने पढ़ा है म्यू बराबर F R और बटा N। ये घर्षण बल और ये अभिलंब बल, तो दोनों बल का ये रेशियो है। कौन? घर्षण गुणांक। तो ऊपर में बल
और नीचे में बल, ये कट जाएगा तो बल बल कटेगा तो नहीं बचेगा कुछ, मतलब म्यू का भी बीमा जो है वो क्या है, m0 l0 t0। तो m0 l0 t0 हम निकाले थे अभी विकृति का, और वही जस्ट है म्यू का, मतलब कि विकृति का बीमा किसके समान, तो घर्षण गुणांक के समान। और यही आपको सोचना है, और यही बीपीएससी में पूछा था अभी हाल फिलहाल में 65वीं में। तो ये ध्यान रखना है, हम कह रहे हैं कि बार बार सवाल आपको जो इस टॉपिक से या इस तरह के चैप्टर से पूछेगा वो ज्यादातर इकाई और बीमा से पूछेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना था कि बीमा विकृति का बीमा किसके बराबर, तो घर्षण गुणांक का। जितना घर्षण गुणांक का बीमाहीन है ये भी बीमाहीन है। अब तीसरा क्वेश्चन करा कि यदि किसी पिंड की विकृति में वृद्धि हो तो प्रतिबल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो कह रहा है कि विकृति में वृद्धि हो, स्ट्रेन बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था एक लॉ इलास्टिसिटी में जिसको हम लोग हुक्स लॉ कहते थे, और हुक्स ने कहा था क्या कि स्ट्रेस जो होता है किसी पिंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब प्रतिबल सीधा समानुपाती किसके, विकृति के। यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था किसने, हुक्स ने। मतलब ये जैसे जैसे बढ़ेगा वो ऐसे ऐसे ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यही कह रहा है कि विकृति में वृद्धि हो तो प्रतिबल क्या होगा, तो हुक कहता ही है, हुक का नियम कहता है कि जैसे जैसे विकृति बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिबल भी बढ़ेगा। हमने कहा था कि स्प्रिंग के आप खींचेंगे तो जितना ताकत से आप खींचेंगे उतना ही ताकत से स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा चाहेगा कि हम पुराने शेप में वापस आ जाए, अगर वो इलास्टिक पिंड है तो। ये ध्यान रखना है, मतलब विकृति बढ़ने से प्रतिबल क्या होता है, बढ़ता है। अब यहां चले चौथा सवाल, तरह के प्रत्यास्था सीमा के बाद बल लगाने पर पिंड ना टूटे तो कैसा गुण उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा। और ऑप्शन दे रहा है कि इलास्टिक होगा पहला, दूसरा दे रहा है कि प्लास्टिक हो जाएगा, या तीसरा दे रहा है ब्रिटल हो जाएगा, या सभी होगा, क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। करा कि एक पिंड लें ऐसे, और इस पिंड पर एक फोर्स लगाएं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा। इलास्टिक लिमिट हम बताए थे प्रत्यास्था सीमा, इससे बड़ा फोर्स लगा दें। मतलब इसका इलास्टिक लिमिट 50 न्यूटन है और आप 60 न्यूटन का बल लगा दें, और उतना लगाने के बाद ये टूटे नहीं, कह रहा है ना टूटे, ब्रेक ना करे, तो क्या बन जाएगा, ये इलास्टिक रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, ब्रिटल रहेगा, क्या बनेगा। तो यहां अगर ऐसे खींचेंगे 50 न्यूटन तक तब तो ये इलास्टिक है। प्रत्यास्था सीमा वही कहता है कि बल का वह अधिकतम मान जहां तक उसका इलास्टिसिटी का गुण रहता है। रबर ले, थोड़ा थोड़ा खींचते हैं तो रबर इलास्टिक का काम करता है, बहुत ज्यादा ताकत से खींच देंगे तो फैल जाएगा, तो कहते हैं रबर लमड़ गया, अभी काम का नहीं है, ये अब इसमें इलास्टिसिटी खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि आपने बड़ा फोर्स लगा दिया, ज्यादा ताकत से खींच दिए तो लमड़ गया वो। और वही स्थिति यहाँ कि एक इसको लम्हाड़ेंगे तो एक सीमा तक लम्हाड़ेंगे तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, और बहुत ताकत लगा देंगे और इतना ताकत लगाएं कि टूटे नहीं, ज्यादा ताकत लगाएं तो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो कहता है टूटना नहीं चाहिए, इतना ही बड़ा लगाएं, इससे बड़ा लगाएं लेकिन टूटे नहीं। तो टूटे नहीं तो क्या होगा, बड़ा लगाए तो फैला और टूटा नहीं। और प्रत्यास्था सीमा से बड़ा लगा दी तो जब प्रत्यास्था सीमा से ऊपर चले गए तो प्रत्यास्था का गुण खत्म हो गया। तो अगर ये एल लेंथ का था और ये फैला करके एल प्लस डेल्टा एल हो गया तो अब तो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये अब जो है प्रत्यास्था सीमा के बाहर चला गया। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये फैल करके इतना ही बड़ा रह जाएगा। रबर को हमने कहा लम्हार देंगे तो फिर नहीं सिकुड़ेगा, वो लंबा ही रह जाएगा। और जब बल लगा करके किसी पिंड का शेप चेंज करें और उसी रूप में रह जाए तो क्या बनता है, अभी हमने गूधा आटा का एग्जाम्पल दिया। तो जब नहीं बदलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। तो इलास्टिक था पहले लेकिन इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो गई, आपने खींच कर खत्म कर दिया तो अब तो लंबा हो गया वो, अब उसी रूप में रह गया तो कहेंगे इलास्टिक हो के जगह वो क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर टूट जाता तो क्या होता, तो ब्रिटल हो जाता। क्योंकि बल लगाने पर टूट फूट हो जाए तो कहते हैं ब्रिटल हो गया। हमने कहा था कि इलास्टिक प्लास्टिक बन सकता है, प्लास्टिक ब्रिटल बन सकता है, वो फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर जो पूछ रहा है ना टूटे तो क्या होगा, प्लास्टिक होगा। पांचवा सवाल, करा प्रत्यास्था गुणांक का इकाई किसके समान है। इकाई बीमा पर हम कह रहे हैं बार बार, इस टॉपिक में इकाई और बीमा पर ज्यादा फोकस करना, वही आपके लिए एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना है कि हम वो सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं एक टॉपिक से जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा इलास्टिसिटी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप किसी एग्जाम में बैठेंगे
चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे जो हो, सब बन सकता है, आप इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। कह रहा प्रत्यास्था गुणांक का इकाई किसके समान है? घर्षण गुणांक, विकृति, दाब, सभी। तो प्रत्यास्था गुणांक के कहां से निकला था? तो आंसर इसका प्रेशर है। ये ध्यान रखना कि प्रत्यास्था गुणांक का जो इकाई है किसके समान है? दाब के समान है। कैसे? तो अभी हमने हुक्स लॉ बताया। हुक्स लॉ क्या कहता है कि प्रतिबल जो होता है वो सीधा समानुपाती है किसके? विकृति के। जैसे जैसे बल लगाएंगे प्रतिबल बढ़ेगा। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिबल बराबर K इंटू विकृति होता, और K बराबर लिखेंगे तो प्रतिबल और बटा क्या होगा? विकृति होगा। यही आपको समझना था। और इसी K को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ये हमने बताया था आपको जब हम इलास्टिसिटी बता रहे थे आप। तो K ही प्रत्यास्था गुणांक है। तो विकृति अभी निकाले थे कि विकृति जो होता है वो विमाहीन है, इकाईहीन है। तो इसका तो कोई इकाई नहीं, इसका तो कोई इकाई नहीं। प्रतिबल क्या है? तो हमने पढ़ा था कि प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स बटा एरिया का निकालेंगे तो न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही स्थिति प्रेशर की भी होती है, दाब की। दाब बराबर फोर्स बटा एरिया ही होता है। इसका भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। तो आपको K का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और प्रेशर दाब का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए हमने लिखा कि प्रत्यास्था गुणांक का इकाई किसके समान? तो घर्षण गुणांक का कोई इकाई नहीं है, विकृति का कोई इकाई नहीं, किसका इकाई है? तो दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और प्रत्यास्था गुणांक का भी निकाल के देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। इसलिए दोनों क्या है? सिमिलर है। तो आगे चलिए, छठा सवाल कह रहा है कि इनमें सर्वाधिक प्रत्यास्था का गुण किसमें होगा? ये सवाल बार बार पूछता है एग्जाम में, सैकड़ों बार पूछा गया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि क्वेश्चन नंबर में आपको मजा आए और आप अपनी क्षमता का आकलन बढ़िया से कर सके। और प्रत्येक दिन क्वेश्चन नंबर 9:30 PM में होता है, उसके लिए तैयार है, उससे भागे नहीं। ये तो चैप्टर वाइज है, जो चैप्टर खत्म होता है वो हर विषय में आता है क्वेश्चन नंबर, वो ध्यान रखना। तो अब यहां से चलते हैं। कह रहा है इनमें सर्वाधिक प्रत्यास्था का गुण किसमें है? रबर में है, एल्यूमिनियम में है, इस्पात में है, सभी में समान है। किसमें ज्यादा इलास्टिसिटी है? किसमें ज्यादा है? तो आंसर तो एकदम फिक्स है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि इस्पात में है। स्टील में ज्यादा इलास्टिसिटी इन तीनों की तुलना में, जबकि वो फैला नहीं सकते। रबर दें तो आपको खींचकर फैला भी देंगे, लेकिन इस्पात को खींचकर आप फैला नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो ज्यादा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इलास्टिसिटी का निर्धारण किससे होता है? विकृति से। और हमने कहा था कि समान विकृति उत्पन्न करने के लिए, समान विकृति उत्पन्न करने के लिए जिसमें ज्यादा बल लगाना पड़े, ज्यादा बल लगाना पड़े, वही ज्यादा इलास्टिक है। यही हमने आपको समझाया था कि अगर 3-4 पिंड ले लें और आप सबको बराबर खींच कर लंबा करना चाहें, रबर का ले लें इतना बड़ा, एल्युमिनियम का ले लें इतना बड़ा, और इस्पात का ले लें, सबका लंबाई बराबर हो, और सबको खींचकर बराबर लंबाई का करना चाहें, सबको खींचेंगे तो रबर तो तुरंत खींचा जाएगा, एल्युमिनियम भी थोड़ा सा खिंचाएगा। इस्पात को खींचने में ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लग रहा है? इस्पात में लग रहा है। इसलिए इस्पात क्या है? सबसे ज्यादा इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी का निर्धारण किस पर? विकृति के आधार पर। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। 10 सवाल को 10 सवाल ना समझें, 10 सवाल ये 10 और मल्टीप्लाई 4 40 सवाल के बराबर है। एक एक ऑप्शन में कॉन्सेप्ट है और एक एक ऑप्शन को आपको समझना है, तब जाकर के फिजिक्स, साइंस या किसी विषय का आपका पूरा कंप्लीट एकदम गहराई से नॉलेज हो पाएगा। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो कहता है अनुदैर्ध्य बल प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस या सभी। क्या कहते हैं? किसको यंग मॉडुलस या किसको बल्क मॉडुलस और किसको रिजिडिटी मॉडुलस कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या दे रहा है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा तथा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य मतलब होता है लंबाई वाला, कि लंबाई में जो प्रतिबल उत्पन्न है और लंबाई में जो विकृति है उसका अनुपात ले लें तो क्या कहलाएगा? तो हमने अभी कहा था कि K बराबर हुक ने निकाला क्या? प्रतिबल और बटा विकृति, यही निकाला था हुक्स ने, जो हुक्स लॉ में पढ़ा हम।
लेकिन ये के जगह बदलता है, बाई आ जाता है। कब? जब प्रतिबल के जगह लंबाई वाला लेते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जब विकृति के जगह अनुदैर्ध्य विकृति ले लेते हैं। तो यही अगर हम चेंज करें प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल में और विकृति को अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, तो के का सिंबल बदलता है और क्या कहलाता है? बाई कहलाता है। और बाई ही क्या है? यंग्स मॉडुलस। मतलब ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग्स मॉडुलस कहा जाए। ये बल्क मॉडुलस क्या होगा? अगर यहाँ वॉल्यूम का प्रतिबल है, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, तो ये बल्क मॉडुलस कहलाए। और अगर लंबाई का लें, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब क्षेत्रफल में लें, लंबाई में तो ले ही लिए, लंबाई में ले लिए तो यंग मॉडुलस, वॉल्यूम में लिए तो बल्क मॉडुलस, और क्षेत्रफल में लिए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिबल है और क्षेत्रफल में कितना विकृति, ये निकाले अथवा तो रिजिडिटी मॉडुलस कहलाए। सब मॉडुलस ही है, सबकी यूनिट और डायमेंशन सबका समान है, लेकिन नाम अलग अलग। और यही एग्जाम में पूछेगा आपको जीएस में। तो ये हो गया 7वां सवाल। अब 8वां सवाल और 9वां सवाल एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जो कि हमने कहा है कि हम जो तैयारी करा रहे हैं वो हर एग्जाम के लिए प्रॉपर है, पर्याप्त है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना कराया जाए उसका कॉन्सेप्ट आप डेवलप करें, फिर और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहां पर छोटा सा 2 न्यूमेरिकल हम दिए हैं। यदि किसी तार की लंबाई को बल लगाकर दुगना कर दिया जाए, दुगना लंबा किया जाए, तो विकृति होगा, कितना स्ट्रेन होगा? ऑप्शन है 2, 0.5, 1, 1.5, कितना विकृति होगा? अगर कह रहा है कि एक तार लें ऐसे, इस तार की लंबाई L है और इसको खींचे फोर्स लगा करके और इसको L के जगह 2L कर दे, तो कह रहा है विकृति बताएं कितना होगा। सिंपल सवाल है, बार बार पूछता है। तो अभी हमने बताया था विकृति बराबर, तो विकृति जब ये लंबाई दे दिया तो आपको सिंपल लिखना है क्या? विकृति बराबर। कि विकृति बराबर हमने कहा था कि अगर लंबाई दिया हो तो क्या लिखेंगे? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और बटा मूल लंबाई निकाल दें तो हमको मिल जाएगा कि लंबाई में कितना विकृति हुआ। तो परिवर्तन कितना हुआ लंबाई में? पहले था L, बाद में हो गया 2L, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L कितना? तो बाद में 2L और माइनस L कितना? L बदला। L तो था ही, L और बढ़ गए, तो बदला कितना? L बढ़ा, और था कितना? L। मतलब लंबाई में परिवर्तन कितना? तो L है, कितना में? मूल लंबाई L में। तो L बटा L करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल समान, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा सोचना है कि जो कॉन्सेप्ट बताएगा उसको कैसे यूज करते हैं। आपको लंबाई या आयतन या क्षेत्रफल जो दे रहा है, परिवर्तन बटा मूल परिवर्तन से भाग दे देना, विकृति निकल जाएगा। लंबाई था तो मूल लंबाई L था, बढ़ करके 2L होगा, तो बढ़ा कितना? L तो पहले से था ही, इतना था ही, तो बढ़ा L ही ना, L परिवर्तन हुआ, और मूल इतना है, तो L बटा L कर देंगे, लंबाई परिवर्तन मूल होगा तो विकृति निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 1 हो गया। ये 8वां सवाल। 9वां सवाल आज के क्वेश्चन आवर का कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर की तार से लटकाया जाए तो प्रतिबल क्या होगा? तार की त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो, क्या होगा? ऑप्शन है 3.46 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 7.79 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 5.79 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कोई नहीं। क्या होगा ये? तो प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल क्या होगा? तो प्रतिबल हमने कहा था फोर्स बटा एरिया होता है, जितना बल लगा है और एरिया जो है उससे भाग दे दे। तो कह रहा है तार है ऐसे, और तार में एक पिंड लटकाया गया है। पिंड का मास दे दिया कितना? 10 केजी। तो 10 केजी का पिंड है, तार की लंबाई कितना है? तार की लंबाई 3 मीटर है, और त्रिज्या जो देती है R, ये पॉइंट 2 मिलीमीटर है, यही कह रहा। तो कितना इस पर प्रतिबल लगेगा? तो फोर्स जो लटकाएंगे तो फोर्स खींचेगा, टेंशन से नीचे खींचेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा। इसका भार इसको नीचे खींचना चाहेगा तो इसमें क्या होगा? तनाव आ जाएगा, जो बल का काम करेगा। तो जो इसका वेट है वो बल है, तो वेट W बराबर mg, और इस तार का क्षेत्रफल कितना? तो पाई r स्क्वायर। क्योंकि तार की मोटाई अगर इतनी है तो इसी क्षेत्रफल पर फोर्स लगेगा। क्योंकि तार पतला है तो जो सीधा होगा, जितनी थिकनेस होगी वही इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो भाग दें तो फोर्स कितना? m हो गया, 10 केजी का पिंड लटक रहा है, g का मान 9.8 होता है, और एरिया पाई गुना r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना? 2 मिलीमीटर। तो 2 गुना 10 का पावर -3
का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 10 गुना 9.8 बटा 22 गुना 2 गुना 2 और गुना 10 का पावर -6 और ऊपर 7 चला गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हटेगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 11, ये 243 कितना हो जाएगा 343 बटा 44 गुना 10 का पावर 6। इसको भाग देंगे तो 7 मरतबे लगेगा। 7 मरतबे मतलब आंसर ये होगा, ध्यान रखना है 7.79 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल कि आपको प्रतिबल निकालने का रहा, और प्रतिबल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था। तो फोर्स जो लटक रहा है वो पिंड का फोर्स है इस तार पर, और तार की जो मोटाई है क्रॉस सेक्शन में वही उसका क्षेत्रफल। अब आगे बढ़े तो 10वां सवाल है लास्ट इस इलास्टिसिटी के क्वेश्चन आवर का। कह रहा है कि धातु से तार बनाने के लिए धातु को प्रत्यास्था सीमा के बाद जिस बिंदु पर लाया जाता है उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्रशिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं? जब उसको प्रत्यास्था सीमा के बाहर ले जाएंगे खींचकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु के तार बनाए जाते हैं। धातु के तार जो बनते हैं तांबा के, एल्युमिनियम के, आयरन के, सब बनते हैं इसी गुण के कारण। तो धातुओं में क्या है? इलास्टिसिटी है। एक धातु ऐसा ये इलास्टिक है, प्रत्यास्था इसमें। अब प्रत्यास्था है, लेकिन हमने कहा कि प्रत्यास्था सीमा तक ये प्रत्यास्था का काम करेगा, लेकिन प्रत्यास्था सीमा के बाद अगर बल लगाएं और टूटे नहीं, हमने कहा बल लगाने पर टूटे नहीं तो क्या बनेगा? प्लास्टिक बनेगा। तो इसको खींचना है, ऐसे फोर्स लगाना है कि ये लंबा हो लेकिन टूटे नहीं। तो जब नहीं टूटेगा तो एक समय आएगा कि ये इलास्टिक से क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। पहले इलास्टिक था लेकिन आपने फोर्स लगाकर इसको प्लास्टिक बनाया। अब प्लास्टिक बना दिया और जब इसको खींचेंगे तो प्लास्टिसिटी अगर आ गया और वो टूटा नहीं तो ये फ्लो करने लगेगा और लंबा होने लगेगा। और लंबा होने के हम लोग एक नेचर के रूप में देखते हैं जिसको टेंसाइल गुण कहते हैं, तन। तो तन्यता का गुण होता है धातु में। तो जैसे ही प्लास्टिक हो जाएगा तो ये टेंसाइल गुण आ जाएगा और तन हो जाएगा, और तन हो जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ने लगेगी और तब आप इसको जितना खींचेंगे लंबा होता जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ऐसा होगा इलास्टिक प्लास्टिक हो जाए और टेंसाइल गुण आ जाए, इसी को हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसी का नाम क्या है? यील्ड पॉइंट, जिसको पराभव बिंदु कहा जाता है। पराभव मतलब हार मान लेना कि आप धातु है सरेंडर कर दिया कि आप खींचो हमको, हम अब वापस नहीं शेप में आएंगे, अब जितना लंबा करना है कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हथौड़ी मार कर करे, लोहा का ले हथौड़ी पीटते हैं तो टूटता नहीं, लेकिन प्लास्टिक हो गया, अब वो चपटा हो रहा। तो चपटा होगा तो क्या बनेगा? सीट बन जाएगा। जब टेंसाइल गुण आएगा तो ये तार बनेगा, वायर, और जब इसमें आघात बाह्यता का गुण आएगा तो चादर बनेगा, और चादर बनेगा तो सीट का निर्माण करेंगे। एल्युमिनियम सीट, कॉपर सीट, गोल्डन सीट, कुछ भी सीट बनता है चादर। तो ये चादर जो बनता है इसके लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिसको क्रशिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हिंदी में संदलन बिंदु कहा जाता है। तो एक हो गया पराभव बिंदु, एक हो गया संदलन बिंदु। तो यहां कह रहा है कि तार खींचने के लिए, तो तार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यील्ड पॉइंट पर लाना पड़ेगा। तो आंसर यील्ड पॉइंट सी है। अगर चादर बनाना होता तो क्रशिंग पॉइंट पर आता है। ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो ट्रिपल पॉइंट जल के लिए यूज होता है, जहां पर जल किसी एक ही समय में एक ही तापमान पर तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे बर्फ को देखें तो 0 डिग्री पर बर्फ भी है, उसमें कुछ मेल्ट कर गया पानी तो द्रव भी है, और उसी बर्फ से वेपर निकल रहा है तो वो गैस भी है। और इसलिए जल के लिए ट्रिपल पॉइंट का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर दो इलास्टिसिटी से पॉइंट, क्रशिंग पॉइंट, संदलन बिंदु जिससे चादर बनता है धातु का, और यील्ड पॉइंट जिससे नॉर्मली हम लोग किसी धातु को खींचकर तार में कन्वर्ट करते हैं। तो यही था आज के 10 कदम क्वेश्चन नंबर के रूप में इलास्टिसिटी टॉपिक से। यहां के बाद हम लोग फिर फिजिक्स का एक नया टॉपिक देखेंगे आगे। तो तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और लगातार क्वेश्चन आवर क्लास से कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही ऑफलाइन क्लास की भी घोषणा की जाएगी, बैचेज का या जो भी क्लास चल रहा था उसका अपडेट आएगा। तो जुड़े रहें कंटिन्यूटी के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। बोलिए एक बार जय हो मैया की। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ भगवती आपको
सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान की शक्ति प्रदान करे और आप हर समस्या, हर चुनौती से लड़ने में सक्षम हो जाए। थैंक यू।